हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। आज हम बिहार बजट 2023-24 के बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट नोट्स को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार का बजट वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया था। इस बार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का अनुमान है वो 8,58,928 करोड़ रुपए है। अगर रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होता है वहाँ से सबसे अधिक पैसा राज्य को प्राप्त होता है, दैट इज़ 39.20। उसके बाद आपका केंद्र सरकार से जो सहायता ग्रांट इन एड है वो 20.37% है और सबसे कम जो प्राप्ति सरकार को होती है वो 0.16% है, जो कि ऋणों की वसूली के तौर पर होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद रुपया कहाँ जाता है यानी खर्च कहाँ होता है, तो सबसे अधिक खर्च यदि आप देखेंगे तो वो सामाजिक सेवाएं यानी सोशल सर्विसेज 38.14। इसके बाद कुछ सामान्य सेवाएं हैं। उसके बाद आर्थिक जो सेवाएं हैं वो उनका नंबर आता है 24.01%। बढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार द्वारा इस बात के बजट में कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, तो ये वो 8 प्राथमिकताएं हैं जिसमें युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास एंड इम्पॉर्टेंट है हरित विकास, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक की बहुत अधिक ज़रूरत है बिहार स्टेट को, और लास्ट में है शहरी विकास। इसके बाद प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम के लिए कितना कितना व्यय 2023-24 के बजट में अनुमानित किया गया है वो यहाँ पर सीक्वेंस से दिया गया है। तो सबसे अधिक आप देखेंगे शिक्षा विभाग को दिया गया है 22.20%। इसके बाद ग्रामीण विकास का नंबर आता है, देन समाज कल्याण विभाग, देन ग्रामीण कार्य विभाग। और इसी तरीके से आप नीचे देखते जाएंगे तो कृषि विभाग में है 2.78% का अनुमान, लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण विभाग में 1.95% का जो व्यय है वो इस बार होने की संभावना रखी गई है। इसके बाद बिहार के आर्थिक परिदृश्य की यदि बात करें तो 2022-23 के लिए जहां पर आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 10.34% रखा गया था, वहीं इस बार के बजट में 23-24 के लिए ये डबल डिजिट 15.24 रखा गया है। और यदि वास्तविक 2021-22 के आंकड़ों की बात करें तो ये भी कुछ कम नहीं है, दिस इज 10.98। इस बार बिहार का जो बजट है उसका प्रमुख लक्ष्य है उच्चतर आर्थिक विकास को प्राप्त करना रखा गया है। जो कुल बजट में से कुल व्यय का लगभग 63% हिस्सा विकासात्मक व्यय यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्च होना है। विकास मूलक व्यय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं इसके भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी पीछे हमने रुपया कहाँ खर्च होता है वहां पर भी देखा था कि सामाजिक सेवाओं में सबसे अधिक खर्च हो रहा है, जो कि विकास मूलक व्यय का हिस्सा है यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा होती हैं। तो इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र तीनों ही जो बिग अमाउंट है इन्हीं तीनों पे खर्च होनी है। इसके अलावा जो आपका पूंजीगत व्यय है उसके ऊपर होने वाले व्यय को भी विकासात्मक मूलक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। यदि हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में डिवाइड करके देखें तो बजट में 79% हिस्सा इस बार जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च होना है और 20% के आसपास हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय पर खर्च होना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में एक्सपेंडिचर व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कमेंट करके बताइए। इसके बाद आप डायग्राम के थ्रू यदि देखना चाहें तो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है अनुमान को। आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये राजस्व व्यय की है जो लगातार बढ़ रही है, और जो पूंजीगत व्यय है उसके मुकाबले वो काफ़ी कम है, नीचे है। तो यदि हम चाहते हैं कि स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनी, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ये सब चीज़ें हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। तो फिलहाल तो दोनों के बीच में काफ़ी लंबा गैप आप देख पा रहे हैं। यदि हम बात करें क्षेत्र व्यय व्यय संरचना की तो इस बार सामाजिक सेवाओं पर सबसे अधिक 38.1% व्यय रखा गया है। तो ऑलमोस्ट याद रखिएगा। इसके बाद आर्थिक सेवाओं का जो बजट है उसमें 24% हिस्सेदारी इनकी है। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं पे 28.38% है। इसके बाद जो लोक ऋण की अदायगी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि लोक ऋण की अदायगी के लिए कुल व्यय का 9% हिस्सा यहाँ पर रखा गया है, लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट। इसके बाद राज्य सरकार के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो 7 निश्चय 2
योजना सरकार की है उसके लिए कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध इस बार रखा गया है। अब बात करते हैं सरकार के पास कुल आय कितनी है, यानी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें हम रिसिप्ट्स की बात करेंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आप देखेंगे 2,12,326 करोड़ रुपए के आसपास हमें ये रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में मिलता है और सरकार को आय का जो कैपिटल रिसिप्ट है वो 49,758 करोड़ का अनुमान है। यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो टोटल अनुमान है प्राप्ति का, यानी पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं और जो राजस्व प्राप्तियां हैं, दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये डेटा आपके लिए लगभग 262,085 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 81% है और जो पुराने बजट की यदि बात करें तो उससे थोड़ा ये कम हो गया है, उसमें 82% था। देखिए एक बात और होती है कि बहुत सारे वित्त आयोगों ने राजस्व प्राप्ति के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान कितना होना चाहिए उसकी सीमा तय की है। तो ऐसा बताया है बहुत सारे वित्त आयोगों ने कि ब्याज भुगतान को राजस्व प्राप्ति के अनुपात के रूप में लगभग 10% की सीमा के अंदर रखना बेहतर ऋण प्रबंधन को इंगित करता है। सो यदि बेहतर डेप्ट मैनेजमेंट करना है तो ये वैल्यू 10% के आसपास होनी चाहिए। तो इस बार बजट अनुमान में ये वैल्यू 8.64% है। बिहार को जो भी प्राप्तियां होती हैं उनमें से सबसे अधिक प्राप्ति किस चीज से होती है और उसके बाद का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे अधिक यदि आप देखेंगे यहाँ पर 39% हिस्सा, ये हमने पीछे भी देखा है, ये आपका केंद्रीय करों में राजस्व का जो अंश है उससे प्राप्त होता है। उसके बाद ये आप 20% का हिस्सा देखेंगे ग्रांट इन एड का है और लोक ऋण का हिस्सा इसमें है आपका 3%, यानी पब्लिक डेब्ट से जो सरकार कर्जा उठा रही है पब्लिक से वो 3% प्राप्ति के रूप में सरकार के पास आता है। ये पूंजीगत प्राप्ति होती है। सो कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा है 71%, यानी टैक्स के फॉर्म में जो प्राप्तियां हो रही हैं वो 71% है और नॉन टैक्स जो रेवेन्यू सरकार को प्राप्त हो रहा है वो 3.07% का अनुमान उसमें लगाया गया है। सो सरकार की तरफ से जो ग्रांट इन एड, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड मिलता है उसमें कमी देखी गई है 7.97% की और वहीं राज्य के अपने कर भिन्न राजस्व में एक तरह से वृद्धि देखी गई है 6.13% की। आगे बढ़ते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बजट का होता है और पूरी फाइनेंशियल जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है स्टेट की, उसका होता है दैट इज फिजिकल मैनेजमेंट, यानी राजकोषीय प्रबंधन। इस बार राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमान लगाया गया है 2.98% का, लेकिन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान में देखें तो इसको 3% तक रखना था, तो ये उसी के कोऑर्डिनेशन में है, सिंक्रोनाइज करती है 2.98। पिछले बजट अनुमान को यदि देखें तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की लिमिट थी 3.5% बिना शर्त के, तो वो 3.47 था लास्ट ईयर और जो 2021-22 का वास्तविक सकल घाटा था वो जीएसडीपी का 3.78% था, जिसकी लिमिट 4.5 शर्त के साथ थी। इसके बाद एक जो न्यू बात आपको याद रखनी है, जो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, कि 2022 में राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 12 की उपधारा 1 और 2 को राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियमावली 2022 बना दिया है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यदि आप बात करें, ये हम बता चुके हैं कि 2.98% जीएसडीपी का रहने वाला है। यदि आप इसे फिगर में देखेंगे तो ये 25,567 करोड़ के आसपास रहेगा। इसके बाद एक और घाटा होता है राजस्व घाटा, लेकिन बिहार सरकार ने 2023-24 में राजस्व घाटा नहीं बल्कि रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है, जो कि जीएसडीपी का 0.52% रहने का अनुमान है और फिगर में ये 4,480 करोड़ के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं ऋण प्रबंधन की, यानी डेप्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। तो 2023-24 के अंत में जो पब्लिक डेप्ट है उसका अनुमान 2,76,000 के आसपास रहने वाला है, जो कि जीएसडीपी का 32.15% है। तो जो लोक डेप्ट है, जो पब्लिक का पैसा सरकार ऋण के रूप में लेती है, वो 32.15% है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पब्लिक डेप्ट सरकार किस रूप में लेती है। वर्ष 2022-23 के अंत में ये 31.74% था। तो इस बार पब्लिक डेप्ट बढ़ता दिखाई दे रहा है
और यदि हम सारे ऋण की बात करें, जो अन्य लायबिलिटीज़, अन्य दायित्व सरकार के होते हैं, जो ऋण के फॉर्म में उसने ले रखा है, अदर देन पब्लिक डेब्ट, लोक ऋण के अलावा भी जो सरकार इधर-उधर से पैसा उठाती है, तो वो टोटल फिगर आपकी बैठेगी 3,24,000 के आसपास। और जीएसडीपी की फॉर्म में यदि देखें तो ये उसका 37.81% सरकार डेब्ट मार्केट से उठाने वाली है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो भी कुल बकाया ऋण है उसे जीएसडीपी के 40% की सीमा में होना चाहिए। तो ये 37.81 उसी की सीमा के अंदर है, तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है। और लोक ऋण को राज्य के विकासात्मक व्यय के ऊपर व्यय करने का बजटीय उपबंध भी किया गया है। देखिए, डेप्ट तो ले रहे हैं, लेकिन वो डेप्ट हम किस चीज़ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कहाँ खर्च हम उसे कर रहे हैं, तो कोशिश की गई है कि उसका अधिकांश हिस्सा विकासात्मक व्यय पे खर्च किया जाए। पीछे भी हमने आपको ये बात बताई थी कि बहुत अधिक खर्चा विकासात्मक व्यय पे किया जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग रन में फिर इसकी जो रिटर्न है वो दिखाई देते हैं। तो ये देखिए 37.81 इस बार का है, पिछली बार ये 38.05 था, तो उससे कम हो गया है। और यदि वास्तविक अनुमान देखें 2021-22 का, तो वो 38.12% रहा है। अब हम चलते चलते थोड़ा जो 7 निश्चय 2 जिसमें 5,000 करोड़ का उपबंध किया गया है, उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वो भी थोड़ा देखते चलते हैं। तो सबसे पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें एक पॉइंट है कि राज्य के लिए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना है। इस साल के बजट में 23 पाठ्यक्रमों का चयन कर लिया गया है और टाटा टेक्नोलॉजी इसमें 20 औद्योगिक भागीदारों को चिन्हित करेगा। और ऐसा अनुमान है कि अप्रैल 2023 से इन पाठ्यक्रमों में जो प्रशिक्षण दिया जाना है वो भी प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि जो पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, जो डिफरेंट काइंड की टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ड्रोन है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इन सब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाए। और इसके लिए आईआईटी पटना को नॉलेज पार्टनर के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंटेशन एजेंसी है उसका भी कार्यभार इसी को सौंपा गया है। चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में, उसके बाद बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक अधिनियम 2021 में पारित किया गया था, जिससे 9 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजगीर के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी और स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की जा रही है। और वहीं यदि उद्यमिता की बात करें तो उसके प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना और साथ में अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना भी शामिल है। दूसरा है सशक्त महिला और सक्षम महिला। इसके लिए महिला उद्यमी योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसमें 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्चतर शिक्षा महिलाएं हासिल करें, इस बात को प्रोत्साहन देने के लिए अनमैरिड महिलाएं जो इंटर पास करती हैं उन्हें 25,000 रुपये और जो ग्रेजुएशन पास करेंगी उनको 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि बात करें हर खेत तक सिंचाई के पानी की, तो जल संसाधन विभाग ने 2022-23 में 156 योजनाओं पर कार्य किया और 45,194 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया। स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव में सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जिसके लिए 2022-23 तक लक्ष्य था 4,250 ग्राम पंचायतों को कवर करने का। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, जिसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आगे है आपका स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके लिए भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और इसमें कहा गया है कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का प्रारंभ किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत 23-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई यानी कि जो प्लास्टिक को प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करे उसका लक्ष्य रखा गया है। और 23-24 में ही 10 जिलों में गोबरधन इकाई का निर्माण भी लक्षित है। जो छठा निश्चय है वो है सुलभ संपर्कता। इसके लिए ग्रामीण पथों की संपर्कता जो है इसके योजना के अंतर्गत 1623 पथ प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 12,250 किलोमीटर है।
इसके अलावा 22-23 के लिए कंप्रिहेंसिव प्रायोरिटी लिस्ट भी तैयार की जाएगी, जिसमें 38 पथों का प्राथमिकता के तौर पे चयन किया जाएगा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये लास्ट 7वां निश्चय है। इसके अंतर्गत बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाओं की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि 8-10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाए और उनमें टीकाकरण, कृमिनाशन और कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध की जाए। गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता, वो भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से। और जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ भी चुका है आपके, वो है बाल हृदय योजना, जिसको कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के इलाज के लिए 1 अप्रैल 2021 से इसको योजना को लागू किया गया था और इस योजना को नन्हे दिलों की मुस्कान योजना के तौर पे जाना जाता है। इसमें एक डेटा दिया गया है कि 23 जनवरी 2023 तक 700 से अधिक बच्चों का सफल और निःशुल्क इलाज अहमदाबाद में करा दिया गया है। तो ये था हमारा बिहार का बजट 2023-24। थैंक यू।